वेस्ट बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग हुई, पर पिछले 24 घंटे से कुछ चिंताजनक आ रही हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आईपीएस ऑफिसर्स पे सवाल उठा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन सेपरेट एक्शन ले रही है। डेमोक्रेसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है फेयर और फ्री इलेक्शन, जहां पे हर व्यक्ति अपना मतदान एक्सरसाइज कर पाए, वोटिंग करते समय भी और वोटिंग के बाद भी। उसके बाद वो क्या चुनता है उसकी प्रायोरिटीज पे आता है। पर पूरा वेस्ट बंगाल का चुनाव एक तरह का महाभारत बना हुआ है। मोस्ट कंटेस्टेड चुनाव है भारत का, जहां पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हर चीज सुप्रीम कोर्ट तक गई है, चाहे वो वोटिंग लिस्ट हो, एसआईआर हो, किस तरह का ईसी एक्शन कर रहा है, किस तरह का ईसी कर सकता है, किस तरह का एक्शन वहां का ब्यूरोक्रेसी कर रही है। बहुत कंटेस्टेड इलेक्शन है बियॉन्ड जस्ट वोटिंग। और मुझे बहुत खुशी है, बहुत रेयर चेहरा आप देख रहे हैं, रेयर इन द सेंस ऑफ वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स या पॉलिटिक्स पर से हमारे साथ जुड़ गए हैं शामिक मोइत्रा। आप उनको बहुत बारी देखते हैं इकोनॉमिक अफेयर्स पे, जियो पॉलिटिक्स अफेयर पे, पर मैं उनको बहुत देर से कहता भी रहता हूं कि गुड सेन इकोनॉमिक वॉइसेस आर नीडेड ऑन पॉलिटिक्स। वो अपना पर्सपेक्टिव लेके हम उस पर ही आज बात करेंगे। तो थैंक यू शामिक फॉर ज्वाइनिंग एंड डिस्कसिंग वेस्ट बंगाल। आभार और दर्शकों को मेरा नमस्कार। शामिक, मैं स्टार्ट करूंगा। अभी एक ये क्लिप आता है जहां पे कल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महुआ मित्रा कहती हैं एक आईपीएस ऑफिसर के लिए, मेरा फेयर एंड लवली बबुआ, हम तो वो लोग हैं जो कायदे से आपके छोटे फैंटा और बड़े फैंटा का भी इलाज कर लेते हैं, हीरोगिरी थोड़ी संभाल कर कीजिए। वो नीचे एक वीडियो डालती हैं जिसमें बेसिकली द आईपीएस ऑफिसर इज टेलिंग पीपल कि भैया कायदे में रहो, चुनाव में हिंसा मत करो, उस तरह की जो पुलिसिंग की बातें होती हैं उसकी बात हो रही है। अब इसमें वो छोटा फैंटा बड़ा फैंटा मैं जाना भी नहीं चाहता कि वो किस तरफ इशारा कर रही हैं, क्या बोलना चाहती हैं हीरोगिरी, पर एक डायरेक्टली ऑफिसर को कॉल आउट करना एक पॉलिटिशियन का, और उसके बाद फिर आगे बातें करते हैं। तो चुनाव किस स्थिति में है बंगाल का? बंगाल में ये जो चुनाव हो रहे हैं, पिछले 60 साल में कभी ऐसा चुनाव हुआ नहीं है। क्योंकि बंगाल जो है वो एक ऐसा राज्य है जहां पे हिंसा एक मेन स्ट्रीम नॉर्मल चीज है। चुनाव में वो हर दल वो करती है। आपको अगर यहाँ पे पावर में आना है, सबसे पहले आपको स्ट्रीट के ऊपर अपना आधिपत्य जमाना होगा, तो मसल पावर चाहिए। फिर आप या तो फिर आइडियोलॉजिकल हैं या नहीं है, तो कुछ पॉपुलिस्ट वादे करने पड़ेंगे। और अब जो ट्रेंड नजर आया पिछले 15 साल में, वो एक तरह से तुष्टीकरण की राजनीति भी है। तुष्टीकरण दो स्तर पे है। एक स्तर तो वो है कि आर्थिक तुष्टीकरण, जो लोग गरीब हैं उनको आप भत्ता दो, उनको थोड़ा बहुत कुछ चावल वावल दे दो, ये सब चीजें जो हैं जिससे पॉलिटिशियंस अपना पॉपुलैरिटी बनाते हैं। दूसरा तुष्टीकरण एक वर्ग विशेष या समुदाय विशेष आप कह सकते हैं, जो मुस्लिम समुदाय है बंगाल में, जिसका कि आप कह सकते हो कि उसको बढ़ाया गया है, बड़ा किया गया है घुसपैठियों से, अनुप्रवेशकारियों से। तो उनका तुष्टीकरण, क्योंकि उसको एक वोटिंग ब्लॉक माना गया है। और ये सिर्फ तृणमूल कांग्रेस नहीं, ये इनसे पहले कम्युनिस्ट लोगों ने भी वही किया था। और उनसे पहले इसका जो चालू किया था वो सिद्धार्थ शंकर राय के जमाने से है। तो 60 साल हो गए हैं कि यही राजनीति हम देखते आए हैं। 2011 में एक बदलाव की कोशिश करी लोगों ने। वैसे भी पश्चिम बंगाल में लोग या तो फिर एक तरफ रहते हैं और फिर धैर्य से वेट करते हैं, या फिर एकदम पलट के दूसरे तरफ चले जाते हैं। तो उसमें आपका काडर बेस कितना भी सशक्त हो, आपका तंत्र कितना भी सॉलिड हो, स्ट्रीट में कितना भी आपके बाहुबली फैले हो, वो फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब राज्य में जो लोग हैं, वोटर्स हैं, वो अपना निश्चय कर लेते हैं, तो पूरा राज्य एक दिशा में वोट करता है। ये मतलब आप इसको कास्ट्स में और फिर कम्युनिटीज में बांट नहीं सकते हो, या तो आप हो या नहीं हो। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा ये रही है, ये उसका इतिहास है। अब ये आते हैं, आपने जिस चीज का भी जिक्र किया, ये एक मेरे हिसाब से सिम्टम है। सिम्टम किस चीज का? नारेबाजी, स्लोगनियरिंग। एक लेवल पे जो भी तंत्र आपके तंत्र के खिलाफ उठ के खड़ा हो रहा है, जैसे यहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस, ऑब्जर्वर्स, दूसरे राज्य से कमिश्नर वगैरह बुलाए गए, तो उसके खिलाफ आप एक नारेबाजी का कल्चर चलाते हो और अपने आप को विक्टिम दिखाते हो। विक्टिम भी दिखाते हो और थ्रेट भी करते हो कि अगर हम जीते उसके बाद देख लेना। तो एक तो ये है।
दूसरा पर ये सिम्टम है, मेरे हिसाब से ये सिम्टम है एक नर्वसनेस का, एक बहुत ही गहन नर्वसनेस मुझे प्रतीत होता है जो शासक दल है उनमें। पर मेरा जो आकलन है, मैं इसको बहुत ध्यान से देख रहा था पिछले 1-1.5 महीने से, एक कंसिस्टेंट किसको कहते हैं, इसको एक विरक्ति है पूरे समाज में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, अमीर हो, गरीब हो, ठीक है, अलग अलग वर्ग हो, युवा हो या बूढ़े लोग हो या मध्य वयस्क हो, चारों तरफ एक विरक्ति है, एक रेजेंटमेंट है। तो अगर हम इस चीज को ना एक दूसरे नजरिए से देखें कि मान लीजिए ठीक है 70% हिंदू हैं, 30% मुस्लिम लोग हैं, लेकिन एक चीज जो ओपिनियन पोल वाले और दूसरे लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं वो ये है कि रेजेंटमेंट यूनिवर्सल है, सब में है रेजेंटमेंट, ठीक है, इस सरकार के प्रति। विरक्ति के कारण अलग हो सकते हैं लेकिन विरक्ति है। तो उसका नतीजा क्या होगा, तो मैं पहले नतीजा देता हूं, फिर उसका थोड़ा सा मैं समीक्षा कर दूंगा, उसका विश्लेषण भी कर दूंगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। तो नतीजा ये होगा कि जो हिंदू वोटर्स हैं 70%, उनका 80% या 75%, जो 45 और 50% के आसपास बैठता है नंबर, वो बीजेपी के पाले में जाएगा। उनका जो बाकी है 20 या 25% वोटर्स, वो बंट जाएंगे। मैं वो कैसे बटेंगे उस पर भी आता हूं, लेकिन जो सबसे बड़ा ट्रेंड निकल रहा है जो किसी ने नहीं पकड़ा है वो ये है कि जो मुस्लिम मतदाता है वो टूट गया है, वो बिखर गया है 3 खंडों में, और उसका लाभ जिन दलों पे किसी का इस वक्त ध्यान नहीं है उनको मिला है, सीपीएम और कांग्रेस। सीपीएम का वोट प्रतिशत जो है पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में घट के 4% रह गया था, और कांग्रेस का 5%, ठीक है। लेकिन इनका जो वोट है वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, बहुत ही घनीभूत है एक कुछ जगहों पे। तो इस बार जो है 2-3 चीजें हुई। नंबर 1, सीपीएम के पास पिछले कुछ चुनाव में, पिछले जो 3 बड़े बड़े चुनाव हुए हैं राज्य में, इनके पास पैसे का ताकत काफी समाप्त हो चुका था। लेकिन इस बार जो मेरे पास जो रिपोर्ट्स आई हैं, ये जॉर्ज सोरोस जो व्यक्ति है, जो अमेरिकी डीप स्टेट के लिए कई कार्य करता है, उसने काफी पैसा इधर जैसे तैसे करके इनके हाथों में पहुंचा दिया है। आप ग्राउंड लेवल पे जाओ तो इस वक्त जो बेस्ट पोस्टर्स आपको दिखेंगे, और जो बेस्ट क्या बोलते हैं कैंपेन का मटेरियल दिखेगा, वो सीपीएम का है, सबसे ज्यादा टीएमसी का है। और बीजेपी जो है उसने क्या किया, उसने नगर प्रचार, ग्रामीण प्रचार और जनसंपर्क का कार्य बहुत अच्छी से किया है, बहुत इंटेंसिवली किया है। चाहे उनका वहां पे उपस्थिति हो या ना हो, लेकिन किया अवश्य है। तो हर घर में कम से कम 3-4 बार गए हैं, बात करी है लोगों से, और ये कई महीने से कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि आज किया है। पिछले 1.5 महीने में उसका जो इंटेंसिटी है वो बढ़ गया है। टीएमसी ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उनका जो प्रचार कार्य है, बड़े बड़े रैलीज करने की कोशिश है, बाइक रैलीज नगरों और गांव के अंदर घुस के, चाहे वो लोगों को डरा धमका के या कजोल करके या उनकी प्रशंसा करके, हर तरह के हथकंडे अपनाए गए, उन्होंने वो किया। अब जो है इसका फल वैसे ये होगा कि, वापस आता हूं कांग्रेस और सीपीएम पे। कांग्रेस ने अपना जो पूरा, उन्हें बहुत स्ट्रेटेजिकली खेला, पूरा जो उनका एफर्ट है वो मालदा मुर्शिदाबाद में सीमित है। कैंडिडेट्स हर जगह हैं लेकिन एफर्ट जो है यहाँ पे सीमित है, क्योंकि उनका सदियों से यहाँ के जो लोकल मुसलमान है, जो बांग्लादेशी नहीं है, मालदा मुर्शिदाबाद में एक बहुत बड़ा संख्या है बंगाली मुस्लिम्स का, जो इस तरफ ही हमेशा रहे हैं, उनके साथ उनके अच्छे संबंध रहे हैं, तो उस पर उन्होंने काफी काम किया है, और लोकल हिंदुओं के साथ भी काम किया है। सिर्फ मालदा और मुर्शिदाबाद की बात करें। सीपीएम ने क्या किया, सीपीएम ने 6-7 डिस्ट्रिक्ट्स पकड़े हैं और उन्होंने जो भी पैसा था, ताकत थी, सब उसमें झोंक दिया है। इन्होंने भी कैंडिडेट हर जगह खड़ा किया है, लेकिन ताकत वहां झोंकी है। 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे। पहले चरण में 16 में हुआ, जिसमें अभी ईसीआई का डेटा है 93.18%। कई डिस्ट्रिक्ट जैसे कूच बिहार में 97.5% हुआ, ठीक है। अच्छा, ये वोटिंग परसेंटेज भी मैं कुछ चीजें बता दूंगा एसआईआर के संदर्भ में, जो कुछ लोगों का भ्रम है। एनीवे, जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन 6 डिस्ट्रिक्ट्स में 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे सीपीएम का अच्छा एफर्ट गया। वो है नदिया,
उत्तर और दक्षिण 24 परगना, उन्होंने काफी इस पे काम किया है। और उत्तर बंगाल में भी कुछ पॉकेट्स हैं जहां पे उन्होंने काम किया, लेकिन उसका फायदा उनको शायद वो सेकंड आएंगे, फर्स्ट तो नहीं आ सकते। तो ओवरऑल मैं जो देख रहा हूं यहाँ पे सीपीएम और कांग्रेस लगभग एक बराबर, उनका जो वोट परसेंटेज है वो शायद डबल से थोड़ा ज्यादा हो जाए, वो 20-22% वोट अपनी तरफ खींच लेंगे। तो वो 4-5% पे थे, वो बढ़ के 10-11% हो जाएगा, ठीक है। पर इससे बीजेपी का नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि ये वोट किसके खींच रहे हैं? टीएमसी के। तो टीएमसी यह भी हो सकता है कि वो कई जगह पे तीसरे नंबर पे आए और ओवरऑल दूसरे और तीसरे नंबर के बीच में लटकता नजर आए, तो ये हो सकता है। और भाजपा जो है, लेट मी फिनिश, भाजपा जो है, मेरा आकलन है कि ये लोग 180 से ऊपर चले जाएंगे, 200 की दिशा में बढ़ जाएंगे। तो ये 2011 का फुल रिवर्सल होगा। कारण दूसरे हैं, हिंदू वोटर कंसोलिडेशन एक बहुत बड़ा तबका बीजेपी के पक्ष में, मुस्लिम वोटर टूट के बिखर के 3 दिशा में बंट गया है, तो ये स्थिति है। हाँ, पूछिए। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू हेयर अ फ्रेश ओपिनियन इस तरह से, क्योंकि जिस तरह आप जैसे होते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, जो आजकल हर अमीर आदमी की तरह आप अपने आप को किसान बताते हैं और किसानी कर भी रहे हैं कमर्शियल एग्रीकल्चर तो हर अमीर आदमी की तरह अपने आप को आप किसान बोल देते हैं। बट ये बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। मैं 2 तरह से बोलूंगा। क्यों? क्योंकि टू गिव क्रेडिट, ये पर्सपेक्टिव हार्डली ही कोई कर रहा है। पहले पार्ट का कर रहे हैं कुछ लोग कि हिंदू वोट की कंसोलिडेशन बीजेपी के लिए हो रही है। जो आप सेकेंड पार्ट ऑफ एनालिसिस कर रहे हैं कि मुस्लिम वोट बिखर रहा है, ये कोई भी एनालिसिस नहीं कर रहा, क्योंकि एक कन्वेंशनल विजडम में वो बात कर रहे हैं। चाहे ओपिनियन पोलस्टर्स हो, वो कन्वेंशनल विजडम ये ला रहे हैं कि भैया जब मुस्लिम वोट करता है जो बीजेपी को हरा सकता है, उसके लिए वो बेस्ट फोर्स है टीएमसी। तो मुस्लिम वोट की तो रिकॉर्ड कंसोलिडेशन होने जा रही है टीएमसी के पीछे, पिछली बार इससे भी ज्यादा। पर आप इसको बिल्कुल डिफरेंट लेंस से ले रहे हैं। आप कह रहे हैं जब एक एंटी इनकम्बेंसी हिट करती है, डिससैटिस्फैक्शन हिट करती है, तो वो रिलीजन के बैरियर को भी थोड़ा हद तक कम कर रही है। मे बी दे डोंट वोट फॉर बीजेपी, बट दे वोट फॉर कम्युनिस्ट और कांग्रेस। तो वो उस लेवल का आप डिससैटिस्फैक्शन देख रहे हैं। इससे मुझे एक बात याद आती है, यूपीए के टाइम पे जब प्रधानमंत्री मोदी कैंडिडेट डिक्लेयर हुए थे, तो बहुत कांग्रेस वालों का मानना था हम चुनाव जीत गए हैं, क्योंकि मोदी जी उस समय गुजरात से आए थे। तो मुस्लिम्स की रिकॉर्ड कंसोलिडेशन, सो दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी डज नॉट बिकम द प्राइम मिनिस्टर होगी। पर हुआ ये, हिंदू कंसोलिडेशन बीजेपी के लिए उस समय की हाईएस्ट एवर हुई, और मुस्लिम्स का थोड़ा थोड़ा अलग अलग जगह गए, क्योंकि 10 साल में उनके अंदर भी करप्शन के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी आ गई। तो अगर मैं एक पैरेलल ड्रॉ करूं, मैं आपके ओपिनियन से एग्री डिसएग्री मुझे पता नहीं, क्योंकि आई हैव नॉट गॉन ऑन द ग्राउंड, बट क्या आप उस तरह का सजेस्ट कर रहे हैं? एक यूपीए का जिस तरह एक एंटी इनकम्बेंसी सेकुलर थी, इन द सेंस सबकी अलग अलग रीजन से थी, जातियों की, धर्म की, उस तरह का माहौल देख रहे हैं टीएमसी के लिए? इसीलिए लोगों में कंफ्यूजन भी है, इसलिए कोई भी पोलस्टर्स ठीक से इसका आकलन नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, मैं कारण बता देता हूं। जब ये ऐसा कुछ होता है ना, वो मोनोकॉजल नहीं होता है, सिर्फ एक कॉज नहीं होता है, कई कॉज होते हैं, वो अलग होते हैं। नंबर 1 हमें ये याद रखना चाहिए, इस बार सीपीएम अकेली नहीं लड़ रही है, वो कांग्रेस के साथ नहीं है, वो आईएसएफ बोल के एक दल है उसके साथ है। आईएसएफ एक एक्सट्रीम मुस्लिम राइट विंग आइडियोलॉजी वाली पार्टी है। ये फुरफुरा शरीफ बोल के इनका एक मजार है दक्षिण 24 परगना में। तो वहां के जो मौलवी हैं वो आईएसएफ के कर्ता धर्ता हैं, तो इन्होंने सीपीएम के साथ टाई अप कर लिया। इनका जो चलता है वो मालदा, मुर्शिदाबाद, थोड़ा सा पूर्व बर्धमान, नदिया के कुछ स्थल, ठीक है, इन सब स्थलों पे फरक्का, फिर नीचे दक्षिण और उत्तरी 24 परगना में इनका थोड़ा सा वर्चस्व है मुसलमानों में। तो इसके चलते सीपीएम को उसका फायदा मिल रहा है, ठीक है। आईएसएफ शायद 1 या 2 ही सीट जीते, पिछली बार भी वही हुआ था, लेकिन उनका जो सीपीएम के साथ टाई अप है, जहां पे सीपीएम की थोड़ी शक्ति है, ये याद रखना चाहिए, ऐसे 22-23 सीट थे जहां पे सीपीएम केवल मात्र 600-700 वोटों से हारी थी। तो वो जो कन्वर्शन है वो इनके पक्ष में जाएगा। दूसरा, आप कारण समझे थोड़ा, जो बंगाली मुसलमान है वो बहुत प्रैक्टिकल आदमी है और प्रैक्टिकल औरतें हैं। तो एक तो ठीक है, दीदी ने ये फायदा दिया, वो फायदा दिया, वो ठीक है, लेकिन उनको भी तो हवा दिख रही है ना। आप उनको ले लीजिए, मैनुल इस्लाम, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, जो फरक्का के एमएलए हैं टीएमसी के,
मनीरूल तो मनीरूल भाई आके कह रहे हैं, और वो बिल्कुल बहुत ग्रास रूट्स के हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार तो निकल रहा है, तो टीएमसी का मुझे नजर नहीं आता है। ही इज इकोइंग, जो वो थोड़ा सा गुंडा किस्म का एक लड़का है, पहले कांग्रेस में था फिर टीएमसी में आ गया, बायरन विश्वास, वो जो कह रहा है कि हम तो हार रहे हैं, हमें तो मिल नहीं रहा है, सिर्फ कह रहा है कि नहीं पर हमें ये कायदे से हराते तो कोई बात नहीं, कायदे से नहीं हरा। अनुब्रत मंडल ने तो कमाल ही कर दिया। अनुब्रत मंडल जो हैं, वो उनको मैं काफी महत्व इसलिए देता हूं क्योंकि दो तीन चीजें हैं, मैं बता देता हूं। नंबर वन, अनुब्रत मंडल कौन है? वो टीएमसी के सबसे बड़े बाहुबली हैं, ठीक है। बांकुड़ा और पुरुलिया दो बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, दोनों आदिवासी बेल्ट में आते हैं, और ये आदि बंगाल है। यहाँ पे माँ काली का प्रभाव बहुत है, यहाँ के लोग जो है बहुत धर्मपरायण होते हैं। अनुब्रत मंडल साहब खुद भी काली भक्त हैं, बहुत बड़े माने जाते हैं। तो अनुब्रत मंडल ने खुद ही कहा पहले चरण के बाद कि भाई अगर ऐसा चल रहा है और ऐसा ही चला तो फिर टीएमसी को 15-16 से कम ज्यादा सीट नहीं आएगी। 15-16, जो पार्टी 214 या कितना जो भी था उनका, अभी मेरे को एग्जैक्टली 213 या 14 था आउटगोइंग असेंबली में, वो लेके बैठी हुई है। उसको वो उतार के बोल रहे हैं कि उससे ऑलमोस्ट 200 सीट कम आएगा। वो ये नहीं कह रहे कि पूरा वाइप आउट होगा, वोट शेयर रहेगा, दूसरे या तीसरे स्थान पे रहेगी, लेकिन सीट्स नहीं मिलेंगे। जो स्थिति सीपीएम की हुई थी 2011 और 2011 के बाद, ये उनको वहां लेके जा रहे हैं। तो उनको तो नजर आ रहा है ना। अब इसका मैं थोड़ा सा मैथमेटिकल सिंपल कुछ फैक्ट्स दे देता हूं जो लोगों ने नोटिस नहीं किया। 91 लाख 91 लाख वोटर्स का नाम कटा एसआईआर में, ठीक है। 91 लाख में से मैं 3 आंकड़े देता हूं। नंबर वन, जो पहले चरण में 16 डिस्ट्रिक्ट्स में वोटिंग हुआ, उसमें 18 लाख वोटर्स का नाम कट हुआ था। पहले चरण में 152 सीट हैं और 3.6 करोड़ वोटर्स थे, मतदाता थे। तो अगर ये 18 लाख वापस ऐड करते हैं तो डिनोमिनेटर क्या बनता है? 3.78 करोड़, या 3.6 प्लस 0.18 करोड़, 3.78 करोड़। उसमें अगर आप ये 93.18% लगाते हो तो फिर उसमें मतलब ये जोड़ के अगर लगाते हो तो फिर 89% वोटिंग बनता है। तो इसका मतलब है जो पिछली बार 83% हुआ था, उससे 6 से 7% ज्यादा वोटिंग हुआ इस बार। तो ये एसआईआर एक्सप्लेन नहीं करती है, ये दिखाई रही है कि लोग अपना राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं, और ऑब्वियसली राइट किसी एक दिशा में ही करेंगे। जो मैंने कहा, पश्चिम बंगाल का ट्रेंड कभी ये नहीं होता है कि कांटे का टक्कर एकदम ऐसे होएगा जैसे फलौदी में लोग अभी सट्टा बाजार में लगभग कांटे का टक्कर अभी तक बता रहे हैं, वैसा नहीं होता है। लोग या तो एक दिशा में जाते हैं या दूसरे दिशा में। अच्छा, जो हमारे यहाँ पे मुसलमान लोग हैं उनको वो नजर आ रहा है, वो बेवकूफ नहीं है, वो काफी इंटेलिजेंट है, और वो पॉलिटिकली बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो उन्होंने ये देखा कि भाई अगर ये सरकार बन रही है तो हमें किसी ऐसे दल के साथ अलाइन करना पड़ेगा जो इस इलेक्शन के बाद भी टिकी रहेगी, और वो दल एक पॉपुलिस्ट दल नहीं हो सकता है। वो या तो कांग्रेस जैसा कोई हो, उनका भी एक आइडियोलॉजी है, उनके साथ संबंध अच्छे रहे हैं, या फिर सीपीएम। रिमेंबर, सीपीएम ने पहली बार मुस्लिम कंसोलिडेशन पूरी तरह से किया था। सिद्धार्थ शंकर राय ने शुरू किया था, लेकिन इन्होंने पूरी तरह से, पूर्णतः इन्होंने किया था। तो और सीपीएम का प्रेजेंस अभी भी नेशन वाइड है, चूंकि उनका मीडिया में, एकेडेमिया में अभी भी वॉइस है, और वो मुसलमानों को पता है, तो उनको लगेगा कि चलो इनसे हमें प्रोटेक्शन मिल जाएगा। वो अभी प्रोटेक्शन खोज रहे हैं। तो ये वो कारण है जिसके चलते, और आईएसएफ के मौलवी ने फतवा जारी कर दिया है, नाराए तदबीर लगाया उन्होंने। तो ये वो दो कारण है जिससे वहां पे वो कंसोलिडेशन होता हुआ नजर आ रहा है। शामिक, मैं इसके दो पहलुओं पे आऊंगा। पहला कि जो लोग कह रहे हैं, क्योंकि मैंने सबकी वीडियोस नहीं सुनी हैं, और जनरली आप बंगाली जानते हैं तो आपको पता है वो भाषा होगी, हम लोगों को तो ट्रांसलेशन ही आएंगी, राइट। तो उसके अंदर क्या ये पॉसिबिलिटी है फ्लिप वाला, कि लोग कह रहे हैं, टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि हम चुनाव हार रहे हैं या टफ है, टू गेट सिंपैथी एंड टू गेट देयर वोट टू कम बिहाइंड देम, क्योंकि वो भी एक बड़ी स्ट्रैटेजी होती है कि भैया हम मुसीबत में, हमारी मदद करो, नहीं तो बीजेपी आएगी, और बीजेपी आएगी का एक असर कुछ वर्ग पे तो पड़ सकता है, पहला। दूसरा, मैं इस पे आना चाहता हूं, जो आप बात कर रहे हैं कि वोट जिस तरह मूव होता है वो एक मास मूव हो रहा है, और बीजेपी आप कह रहे हैं 180, 190, 200 की तरह जा सकती है, जो वैसे अगेन मैं 14 का एग्जांपल दूंगा, नोबडी
was seriously willing to say BJP single majority ला सकती है. Nobody was willing to say it. मतलब rare 230 बोल रहे थे. हाँ, 180 क्लब था, कोई 160 क्लब की बातें करता था, कोई 200 की. अब इतनी पुरानी बात हो गई है, लोगों को शायद याद ना हो कितने उस समय बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी जी के नीचे बीजेपी 180s में है, तो उससे ऊपर तो जा ही नहीं सकती है. बहुत सारी बातें होती थी उस समय की. तो यहाँ पे मैं ये क्या जो ये है, ये जान के खेला जा रहा है कि अंडर प्ले कर रहे हैं अपने को कि इनका वोटर बाहर निकले क्योंकि रिकॉर्ड वोटिंग हो रही है. डू यू थिंक दैट इज देयर या दैट इज नॉट अ फैक्टर और सम पीपल आर ट्राइंग टू प्ले दैट? पहले चरण के 1-2 दिन बाद तक वो हम कह सकते थे, क्योंकि ये लोग कह रहे थे नहीं हम तो हार रहे हैं, निरुत्साह हतोत्तम वैसे दिख रहे थे. लेकिन उसके बाद से क्या हुआ, जो भी नेता बचे कुचे बोलने वाले थे, क्योंकि कई तो एकदम अंडरग्राउंड हो गए, दिख भी नहीं रहे, वो क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं हमने तो पहले राउंड में 100+ जीत लिया. किसने बोला? हम तो 100+ जीत चुके हैं. और हर रैली में जाके ये बात दोहराई जा रही है. अब आप देखें, पहला राउंड जो था ये उन डिस्ट्रिक्ट्स में था जहां पे वैसे भी बीजेपी का गढ़ तो नहीं कहूंगा पुराने हिसाब से, पर उनका स्ट्रेंथ काफी है. ठीक है, उत्तर बंगाल के क्षेत्र हो गए, फिर मध्य बंगाल और राढ़ बंगाल के क्षेत्र हो गए, यहाँ पे बीजेपी का हमेशा से अच्छा ऑर्गेनाइजेशन रहा है. तो ये राउंड माना ही जा रहा था कि बीजेपी के लिए ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि पिछली बार 59 सीट्स आउट ऑफ 77 यहां से आए थे. तो इस बार अगर बढ़ भी गया, 80-90 सीट हो गया, तो यहां से आएगा, ये लोगों का वैसे ही अनुमान था. तो अगर टीएमसी मान लेती है कि हाँ हम तो पहले राउंड में हमारा लग गया एकदम, हाँ, तो फिर जो दूसरे लोग हैं बाकी 6 डिस्ट्रिक्ट्स में, वो क्या करेंगे? सिंपैथी में, सहानुभूति में टीएमसी को वोट देंगे या अपना बचाने के लिए उस पक्ष में जाएंगे जहां पे राज्य की सरकार शायद बनती हुई नजर आ रही हो? क्योंकि देखें, बीजेपी का गैप, अगर जो बीजेपी कह रही है क्लेम, उसका बेस ये है कि सबको पता है परिवर्तन के लिए वोट हो रहा है. ओके, जनता में ये है, ये बात फैल चुकी है. तो उसमें अगर बीजेपी कहती है मुझे 100+ मिल रहा है या टीएमसी कहती है मुझे 100+ मिल रहा है, लोग किसका विश्वास करेंगे? और अगर विश्वास किया, मान लो बीजेपी का विश्वास करते हैं, तो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स है ना, वो पीछे नहीं रहेंगे, वो भी उस दिशा में बढ़ेंगे. और अब मैं भौगोलिक, हाँ, तो ये चेंज नजर आया. तो टीएमसी भी जो काउंटर क्लेम्स कर रही है, इट्स अ डिफेंसिव काउंटर क्लेम. वो डिफेंसिव विक्टिमहुड से हट के डिफेंसिव काउंटर क्लेम कर रही है. दैट शोज कि वो बात नहीं है. एक चीज और मैं बताता हूं, थोड़ा सा भूगोल देखते हैं. इस पूरे चुनाव में जो सबसे अहम 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, वो हैं उत्तर और दक्षिण 24 परगना. क्यों? उत्तर 24 परगना में 33 सीट्स हैं, सबसे ज्यादा. दक्षिण 24 परगना में 31 सीट हैं, दूसरा सबसे ज्यादा. 64 सीट इस पे जो हावी हो गया. अगर 35-40 सीट भी कोई इनमें से ले गया, उसकी सरकार तो 100% बन रही है. ठीक है, तो ये हो गया, ये फैक्ट्स हैं, मैथमेटिकल फैक्ट्स हैं. अब देखते हैं यहां पे क्या स्थिति है. थोड़ा सा इसको स्प्लिट करते हैं. उत्तर 24 परगना में बीजेपी के पहले भी कई सीट्स आए थे. वहां पे 60-62% हिंदू हैं, बाकी मुसलमान हैं. तो वहां पे पोलराइजेशन पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा है, उत्तर 24 परगना में. ठीक है, तो वहां पे आप मान सकते हो कि बहुत खराब भी बीजेपी करे तो आधा सीट तो लेके ही जाएगी. अब देखें, मुसलमान जो वोटर बेस है वो टूट रहा है, वो 3 भागों में खंडित हो रहा है. तो उसका फायदा किसको मिलेगा? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है ना हमारा. हमें 50 या 51% नहीं चाहिए, ये ट्रम्प का इलेक्शन नहीं है. हमें 35% में भी आप जीत सकते हो, जैसा तमिलनाडु में होता है, क्योंकि बाकी दल थोड़ा थोड़ा करके वहां तक, तो आपको 1% भी ज्यादा मिला तो आप सारे सीट खा जाओगे. तो ये वो वाली स्थिति है. मैं तो कहता हूं कि चलो वहां पे 17 सीट ही आएंगे, मतलब 33 का आधा लेके चल रहा हूं. लेकिन एक्चुअलिटी में क्या होगा, 1-2 सीट शायद सीपीएम लेके जाए और वो डेफिनेटली वोट काट देगी. आईएसएफ 1-2 सीट ले जाएगी और जो टीएमसी का शेयर है वो कम हो जाएगा, वोट शेयर कम हो जाएगा, तो उसका फायदा बीजेपी को जाएगा. अब आते हैं दक्षिण 24 परगना में. ये वो क्षेत्र है जहां पे ये अजय पाल शर्मा साहब जाके जहांगीर खान के घर पे जाके उन्होंने ये कह रहे हैं थ्रेटिंग किया, उन्होंने जाके चेतावनी दी. क्योंकि उससे 2 दिन से उससे पहले वाकई में वहां पे काफी हिंसा हो रही थी, जो लो लेवल कांस्टेंट वायलेंस जिसको कहते हैं, इंटिमिडेशन, ये चल रहा था. तो उसके कई कंप्लेंट स्थानीय लोगों ने भी किया, बीजेपी ने भी किया.
सीपीएम ने भी किया, ये भी याद रखें, सीपीएम ने भी किया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा ही कर रही थी, कांग्रेस के एक दो कैंडिडेट्स ने भी कंप्लेन किया। तो उसके बाद तो संज्ञान लेना ही पड़ेगा ना, और जो भी इलेक्शन कमीशन का ऑब्जर्वर होगा वो जाके 100% कुछ करेगा। और ये जो है ये एक्शन मैन है, ये वो वाले नहीं है कि जाके फाइल पे साइड नोटिंग करके अपने अंडर सेक्रेटरी और या ज्वाइंट सेक्रेटरी जो भी है उसको पहुंचा दे, ठीक है। तो अब एक सेकेंड, ये आप कुछ पूछ रहे थे, हाँ पूछिए। मैं इसी पे ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि उसके बाद अभी महुआ मोइत्रा की एक और क्लिप आती है, मैं वीडियो नहीं चला रहा क्योंकि उस वीडियो को वी कांट ऑथेंटिकेट, जेन्युइन है नहीं है, पर्सनल है, प्राइवेट है, जो भी है, पब्लिकली अवेलेबल है ट्विटर पे, जहां पे फिर वो कहती हैं बाद में, गुड टू सी यू एंजॉयिंग योरसेल्फ फैंटा कॉप स्टाइल। ठीक है, तो पहले आपने एक ट्वीट किया जिसमें आप बोलती हैं छोटा फैंटा, बड़ा फैंटा, हीरोगिरी एक्सेट्रा। अब आप कुछ वीडियोस चला रही हैं साथ जो सस्ती लोकप्रियता के लिए बहुत चैनल्स भी चला रहे हैं, मैं नहीं चलाना चाहता। तो ये आप डायरेक्टली, और सिर्फ एक आईपीएस नहीं, बहुत सारों के बारे में कमेंट आ चुके हैं, बहुत सारे इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स पे आ चुके हैं। तो ये फेयर फैक्टर आज की डेट में जब वोटर वोटिंग, मैं नेताओं में नहीं पढ़ रहा, वोटर के दिमाग में आपके हिसाब से कितना फेयर फैक्टर है और कितना काम अच्छी तरह सेंट्रल फोर्सेस कर पाई हैं कि विदाउट फेयर इलेक्शन में वोट? पश्चिम बंगाल में सबको पता चल चुका है कि पिछली बार इलेक्शन में 57 लोगों की मौत हुई, 350 रिपोर्टेड इंसिडेंट्स में वायलेंस के। पहले चरण में क्या हुआ? 0 अंडा मौत। 350 वायलेंस के इंसिडेंट्स की जगह 11 वायलेंस के इंसिडेंट्स हुए। क्या हुआ? 97% डिक्लाइन इन वायलेंस। तो उनको भी पता है। और कैसे किया गया वो? डिप्लॉयमेंट ऑफ 2480 कंपनीज ऑफ सीएपीएफ, वो भी लोगों को दिखा। उनका सशक्त कार्यवाही और 100 मीटर के दायरे तक किसी को घुसने नहीं देना, लोकल पुलिस को भी नहीं घुसने दिया। वही नहीं, वो गलियों के अंदर जाके उन्होंने पेट्रोलिंग की मोटरसाइकिल से। इसीलिए जहां भी वायलेंस हुआ इमीडिएटली जाके विद इन 5-10 मिनट्स वो स्टॉप कर दिया। सिर्फ एक जगह नहीं किया, वो हाथ धर के खड़े हुए थे। वो थोड़ा सा शैतानी ही लगता है मुझको, क्योंकि वहां पे हुमायूं कबीर का जो दल है जो टीएमसी से छूट के निकला है, एयूजेपी, उनका और टीएमसी के लोगों के बीच में मारपीट हो रहा था। ये लोग खास इंटरवेंशन नहीं कर रहे थे। ये हुआ था मुर्शिदाबाद में। तो उसको छोड़ के बाकी हर जगह इन्होंने इमीडिएटली, क्यूआरटी था इनका और सीआरपीएफ के लोग थे, आईटीबीपी का इमीडिएट एक्शन। ओके, एक भी जगह उन्होंने गोलियां नहीं चलाई, सिर्फ लाठी का प्रयोग किया, आंसू गैस का प्रयोग किया बस, और लोगों को धर लिया, धर के उनको अंदर कर दिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो डर का जो वातावरण था, लोगों को दिखा है कि बाकी 16 डिस्ट्रिक्ट में तो लोग बिना डर के वोटिंग कर रहे हैं। मैं आपको इस बार बताऊं, कलकत्ते में जो भद्रलोक सेंट्रल है, जो लोग टिपिकली वो छुट्टी लेके बाहर जाते थे, यार इलेक्शन हो रहा है कौन जाएगा, चलो छुट्टी मनाने चलो, ऑल दोज एलिट्स, एवरीवन इज वोटिंग दिस टाइम, दे ऑल वांट टू वोट। मैं एक्चुअल कॉन्वर्सेशंस जो मैं देखता हूं, सुनता हूं, उसी से मैं बता रहा हूं। तो वो भी वोट करने वाले हैं। इसको वोट करेंगे वो अलग बात है, पर वोटिंग होने वाला है भारी मात्रा में। अब चलते हैं, मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा था, दक्षिण 24 परगना, जहां पे वायलेंस का चांस सबसे ज्यादा है। ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ओवरऑल, नदिया, उत्तर दक्षिण 24 परगना, कैलकाटा नॉर्थ, कैलकाटा साउथ, हावड़ा, हुगली और पूर्वी बर्धमान, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसमें 2321 कंपनीज डिप्लॉय की जा रही हैं। आप देखिए अनुपातिक है, 152 सीट 2480 कंपनीज, 142 सीट 2321 कंपनीज, एग्जैक्ट वो मेंटेन कर रहे हैं पैरिटी। फॉर एवरी 110 वोटर्स देयर इज 1 CAPF personnel. For every cop there are 10 CAPF personnel in these areas. तो ये जो ब्लैंकेट स्वीप है, प्लस कल अमित शाह जी ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि अगले 60 दिन तक, वोटिंग खत्म होने के 60 दिन बाद तक CAPF पर्सनल विल स्टे डिप्लॉयड। वो किस लिए? 2 चीजें, एक तो लोगों को भयमुक्त कराना कि भाई घबराओ मत, वोटिंग के बाद अगर ये आपको मान्य है तो भी आपको सुरक्षा मिलेगी। दूसरा, अगर ये वोटिंग होने के बाद सडनली पूरा स्टेट जल उठा, हाँ, तो फिर क्या है, गुड गवर्नेंस का बात ही खत्म हो गया। आपको टीएमसी के वोटर्स को भी प्रोटेक्ट करना है, बीजेपी के वोटर्स को भी प्रोटेक्ट करना है। तो वो एक जो चेंज आएगा ना लोगों के दिमाग में, तो अगर आपको चेंज लाना है, आपको पूरा तंत्र बदलना पड़ता है।
तो इसीलिए उन्होंने किया है। तो ये बात भी लोगों को पता है, यहाँ के लोग बेवकूफ नहीं है, और हर चीज ना बिजली की तरह फैल जाता है फटाक, हम आपको पता ही नहीं लगेगा, उससे पहले गांव के लोग, छोटे छोटे शहरों के लोग ऑलरेडी जान चुके हैं। और सब समझदार हैं, प्रैक्टिकल किस्म के हैं, प्रताड़ित हैं इसलिए ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, ठीक है, तो उनको पता है। अब आते हैं, मैं एक भौगोलिक चीज की बात कर रहा था कि दक्षिण 24 परगना जो सबसे ही क्या बोलते हैं फंसा हुआ एरिया है, फंसा हुआ इसलिए क्योंकि वहां पे वो टीएमसी का गढ़ माना जाता है। टीएमसी ने जब अपना राइज स्टार्ट किया था ना, वो कलकत्ते से नहीं किया था, दक्षिण 24 परगना से ही किया था, और उधर मुर्शिदाबाद मालदा में किया था। ये 3 जगह थे जहां से ये लोग उठे थे। तो अभी तक वहां पे जैसे अभिषेक बैनर्जी जी का जो सांसदीय केंद्र है वो वहां पे है, डायमंड हार्बर। डायमंड हार्बर जो है हुगली नदी या गंगा नदी का जो क्या बोलते हैं डेल्टा है, उसके पूर्व में आता है, कलकत्ते के नीचे। कलकत्ते में बेहाला बोल के जगह है, वहां से डायमंड हार्बर रोड स्टार्ट होता है ऑल द वे टू डायमंड हार्बर एंड फर्दर साउथ। तो ये एक क्षेत्र है। दूसरा क्षेत्र है कैनिंग। कैनिंग एकदम वो पूर्व में है, वो एकदम जंगल एरिया, वो सुंदरवन का कह सकते हैं आप सेंटर है। उसके नीचे आपको सिर्फ आइलैंड्स और स्वाम्स और मार्शेस मिलेंगे, पर ये बहुत ज्यादा घनी आबादी का क्षेत्र है, लेकिन वो थोड़े कटे हुए हैं क्योंकि पानी बहुत है, चारों तरफ पानी और ये सब है। तो यहां पे दिक्कत ये है कि सीआरपीएफ, आईटीबीपी वगैरह आप डिप्लॉय कर भी दो, रिएक्शन टाइम विल बी स्लोअर, बिकॉज ये कोई वाटर ऑब्स्टिकल होता है ना, तो आप फटाक से नहीं जा सकते हो। उतनी सड़कें यहाँ पे नहीं है। जो रोड डेंसिटी आपको बंगाल के बाकी क्षेत्रों में मिलेगा, जो रेल डेंसिटी मिलेगा वो यहाँ नहीं मिलेगा। ये नहीं कि आप बाइक लेके निकल गए और घूम रहे हो, पेट्रोलिंग कर, वो नहीं कर पाओगे। टेरेन इज डिफरेंट। हाँ, टेरेन इज अ प्रॉब्लम हियर। तो यहाँ पे वायलेंस की संभावना है, लेकिन अब देखते हैं लोगों का रिएक्शन। देखिए, पश्चिम और पूर्वी मेदिनीपुर जो है, जो हुगली के उस पार है, जहां पे वो हल्दिया वगैरह आता है, फिर आगे जाए कौंटाई, जो अधिकारी बंधुओं का और उनके परिवार का गढ़ माना जाता है, ये पूरा जो क्षेत्र है, आई थिंक टीएमसी हैज बीन वाइप्ड आउट। इस बार वोटिंग में पूरा बीजेपी इस जगह को स्वीप करेगी। ये बात जो है नदी के उस पार के लोगों को पता नहीं है क्या? नदी के उस पार क्या है? बेहाला, बजबज, डायमंड हार्बर, ये सब जगह है, ठीक है, यहाँ के लोगों को पता चल चुका है। तो यू आर मोस्ट अफेक्टेड बाय योर इमीडिएट नेबर्स डिसीजन ना। तो एक चीज याद रखना पड़ेगा, मैंने बताया था 60-62% वोट जो है उत्तर 24 परगना में हिंदुओं का है, तो यहां 72% है। 72% इज हिंदू, एंड देयर आर 8 SC कॉन्स्टिट्यूएंसीज, शेड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जो सबसे ज्यादा प्रताड़ित हैं। अगर ये टीएमसी को लगता है कि 1500 रुपए का एक भाता, बेकार भाता या लक्ष्मी भंडार देके लोग सेटिस्फाइड है, वो नहीं है। वो चल रहा था उस समय क्योंकि सीपीएम ने कुछ दिया ही नहीं था, तो उसके जगह टीएमसी कुछ तो दे रही थी, तो लोग थोड़ा सा खुश हुए थे। पर अभी स्थिति क्या है? यहाँ के जितने भी युवा हैं, युवतियां हैं, सब के सब बाहर जाके काम कर रहे हैं। वही बूढ़े लोग और औरतें मिलेंगे यहाँ पे, या छोटे छोटे बच्चे मिलेंगे, और कोई मिलता ही नहीं है। इस बार क्या हुआ, वो सारे युवा वापस आए हैं, सारे, लिटरली सारे, सिर्फ मुसलमान नहीं आए। कहीं पे मैंने सुना था टीएमसी 10 ट्रेन ला रही है, आपको पता नहीं वो क्या फैंटास्टिक कॉन्स्पिरेसी किया उन्होंने, और बीजेपी के लोग सिर्फ एक ही ट्रेन ला पाए हैं, ये जो माइग्रेंट वर्कर्स के। जी नहीं, सब वापस आए हैं और पूरी तरह से वोटिंग होगा। और वही मैंने जो बात कही, हिंदुओं का रेजेंटमेंट एक दिशा में, मुस्लिम्स का एक दिशा में, लेकिन दोनों एंटी टीएमसी। अब इसमें कैपिटलाइज करने वाली बात है, तो यहां पे संगठन, अवश्य संगठन का एक रोल रहेगा, क्योंकि मैंने कहा टेरेन का इशू है, तो प्रचार जो है उतना आसान नहीं है। लेकिन यहां पे आप रैलीज देखिए, प्रधानमंत्री ने रैली करी, उन्होंने उत्तर 24 परगना से दक्षिण 24 परगना में ज्यादा रैलीज करी हैं, योगी जी ने करी है, हिमंत विश्व शर्मा ने करी है। ये रैलीज पे अभूतपूर्व रिस्पॉन्स मिला है। वो क्यों? क्योंकि अभी 1500 रुपए भाता में नहीं चलने वाला है। क्या चाहिए? नौकरी चाहिए, उद्योग चाहिए, ठीक है, और आपको सरकारी नौकरियां जिसपे इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, उसमें भी आपको वो चाहिए, क्या बोलते हैं, कंफर्ट चाहिए। तो वो कंफर्ट जो दल दे पाएगी, लोग उस दिशा में जाएंगे, और ये मन बना लिया है। दूसरी बात, औरतों की सुरक्षा। ये दक्षिण बंगाल की जो 6-7 डिस्ट्रिक्ट है ना, यहाँ पे सबसे बड़ा इशू है, यहीं पे सबसे ज्यादा प्रताड़ित हुए हैं, और यहाँ पे शिक्षा ज्यादा है, लेकिन फिर भी तुष्टीकरण के चलते ये ज्यादा हुआ है। संदेश खाली का कोई प्रतिकार नहीं हुआ। अभया
जो आरजी कर जो हत्याकांड थी, उसका भी कोई प्रतिकार नहीं मिला। अब आरजीकर में जो बीजेपी ने डिसाइड किया टिकट देने का, इज इट मेकिंग एन इम्पैक्ट? कैसे देख रहे हैं उसको? इज इट ओनली लैंडस्लाइड विक्ट्री इन पानीहाटी, लैंडस्लाइड विक्ट्री। वहां पे आप सिर्फ जाके औरतों का, अच्छा ये जो प्रचार है ना, उसका बहुत अच्छा फल मिला है। जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनकी जो व्यथा है उसकी अभिव्यक्ति नहीं हुई है, तो ये वोट जो है एक माध्यम है जिससे वो कर पाएंगे। अगर रेडरेसल मिल गया होता, वो जो 4 लड़के थे और एक लड़की थी डॉक्टर्स जिन्होंने ये कांड किया, और जो उनके सरगना थे, उनको सजा मिलती तो प्रतिकार हो चुका होता, मामला ठंडा पड़ जाता, पर हुआ नहीं ना। सबको पता है, और सबको पता है उसके पीछे का राज क्या है। वहां पे भी एक एजुकेशनल घपला था, वहां पे भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ लिंक्ड एक पूरा माफिया चलता था। आरजी कर एक बहुत ही करप्ट जगह है, एक जमाने का बहुत अच्छा मशहूर ये हॉस्पिटल था, टीचिंग हॉस्पिटल, अब से डेन ऑफ इनिक्विटी, सबको पता है। मैं नाम नहीं लूंगा, मेरा एक भांजा है जो नेशनल मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है, वो इज अ सीनियर रेसिडेंट, तो उनका इनके साथ आना जाना, वो बताते हैं ना मुझे, मैं सुनने में आता है कि क्या हो रहा है, तो लोगों को पता है वो प्रतिकार नहीं हुआ है, तो उसका बहुत एक लाभ बीजेपी को मिला है। एक जो चीज इसी ने करने की कोशिश की थी, एक वरी लिस्ट डाली थी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन की, फिर कलकत्ता हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया कि ये नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली लीगली इसी के पास पावर नहीं है इस तरह की वाइड प्रिवेंटिव डिटेंशन करने की, बट मैं थोड़ा डिफरेंटली देख रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि ईसी आइडेंटिफाई कर पाई ट्रबल मेकर्स को। अगर कोर्ट, हाई कोर्ट वाज एब्सोल्युटली राइट कि भाई तुम प्रिवेंटिव डिटेंशन इस तरह नहीं कर सकते, इन मास जो हो रही है नहीं हो सकती है, बट आइडेंटिफाइड लोग तो हो गए, उन लोगों को पता है कि हमारे पे नजर है कि भैया हम पीसफुली रहें, चुनाव का जो भी रिजल्ट हो। सो इन दैट सेंस आई थिंक दैट मैसेजिंग must have gone to everybody जो no but hang on, while they have done that, मैं माननीय उच्च न्यायालय के फैसले से मेरा उसमें कोई नहीं है, मैं कानून का तो कोई विशेषज्ञ हूं नहीं, पर इतना कहूंगा जो ऑन द ग्राउंड फैक्ट है वो ये है कि many of these troublemakers had existing FIRs, charge sheets, etc. against them. तो उनको सिर्फ वोट से पहले उठाने में कोई हर्ज नहीं, और वो उठाए गए हैं। They have been picked up. Roughly 550 were picked up before phase 1 and more have been picked up now. मैं ये बात आप तहकीकात के लिए कर ही सकते हो, रिमांड ले ही सकते हो। नहीं, मैं लीगली एक अलग है, वो टेक्निक हो जाएगा कि फिर आपको हर एफआईआर के अंदर क्या ऑफेंस है, क्या आपकी पावर्स है, क्या आप ऐसे प्रिलिमिनरी ऑर्डर्स कर सकते हो, इन मास कर सकते हो, वो एक लंबी चीज है और वो एक सेपरेट टॉपिक है। पर मैं बोल रहा हूँ कि एक लिमिटेड पर्पस ऑफ पीपल हु आर अंडर वॉच, ये तो कम से कम एस्टैब्लिश होता है। और जब आप साथ में उसको जोड़ें कि 60 दिन तक सेंट्रल फोर्सेस रहेंगी, तो वो एक आप जितने भी अपनी तरफ से लीगली कर सकते हो, बिकॉज़ आई एम नेवर टू मच इन फेवर ऑफ एक्स्ट्रा स्टेप्स जो बाद में बाइट बैक करें। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है कि अगर ये वोटर इज अश्योर्ड, वो एक आदि अमीन कहता था ना, आई कैन गारंटी यू फ्रीडम ऑफ स्पीच, आई कैन नॉट गारंटी यू फ्रीडम आफ्टर स्पीच। आई कैन गारंटी यू फ्रीडम ऑफ वोट, आई कैन नॉट गारंटी यू व्हाट विल हैपन टू यू आफ्टर द वोट। वो वाला पार्ट अगर खत्म हो जाए, चुनाव जो वही that has been addressed। दो चीजें मैंने कही थी अभी, एक नंबर 1 QRTs जो है बहुत इफेक्टिव रही हैं in the first phase, and the same QRTs have been deployed at all the possible trouble spots. यहाँ पे trouble spots जो है ना, choke points पे हैं। आप बहुत आराम से रोक सकते हो वोटर्स को वोट करने से। आप सिर्फ जो आवागमन के स्थल है ना, वो बहुत कम है। मैंने बोला ना, ये टेरेन का इशू है, तो वो एड्रेस किया गया। और नदिया, उत्तर 24 परगना, बाकी जो डिस्ट्रिक्ट, वहां पे ये प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे भी QRT टीम्स एकदम रेडी है। सो इट्स नॉट जस्ट जो घेराबंदी हुई है, QRTs पहली बार उन्होंने QRTs डिप्लॉय करके रखी इन ऑल दीज ब्लॉकेड एंड चोक पॉइंट्स। इसीलिए ट्रबल तो होगा ही होगा 100%, लेकिन लोगों को यह भी पता है कि ये लोग एक्ट कर रहे हैं और करेंगे। उन्होंने गांव-गांव जाके जो BSF के इंस्पेक्टर्स वगैरह हैं या CRPF के लोग हैं, इन्होंने जाके लोगों को समझाया कि हम हैं और हम जाने वाले नहीं। बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि डर खत्म हो गया, लेकिन काफी हद तक जो भय है वो समाप्त है और लोग डेफिनेटली अपना जो राइट है एक्सरसाइज कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, वो उनको डर है कि उनका वोटिंग राइट ही समाप्त हो जाएगा इस बार अगर वोट नहीं डाला, इसलिए डर के मारे वो वोट कर रहे हैं। वोट तो वो TMC को ही कर रहे हैं। जी नहीं,
ये बंगाल के लोग ना, मैंने कहा ना, वो एक तो प्रैक्टिकल है, दूसरे वो बेवकूफ नहीं है। ऐसा चीज जो एकदम ही अनपढ़ गंवार और जाहिल हो, जो कटा हुआ हो दुनिया से, उनको आप समझा सकते हो। उनका प्रतिशत बंगाल में उतना ज्यादा नहीं। मोस्ट पीपल आर अवेयर। जो घर में काम करने आती है वो आके न्यूज़पेपर पढ़ती है, ठीक है, वो खटाखट वो जो चीज हम देखते हैं यूट्यूब पे और दूसरे, वो भी वो देखती हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप निचले तबके के हैं तो आपको अवेयरनेस नहीं और आपको बुद्धू बना के कोई कुछ भी करे। एक वो फैलाया गया था कि जहां पे आप वोट वो प्रेस करोगे वहां पे इत्र होगा और उससे, अरे पागल बनाने का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन लोग बने नहीं है इस बार। पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट। बट शामिक, तभी ये जरूरी था जो आपने बोला, और बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। चुनाव के बाद, मई 4 के बाद दोबारा एनालाइज करेंगे क्या क्या फैक्टर्स रहे, बिकॉज इट्स ऑलवेज अ प्लेजर कि जब अनयूजुअल लोग अपने डिफरेंट लेंसेज से पॉलिटिक्स को एनालाइज करते हैं, जैसे आपने किया, और एक डिफरेंट ग्रुप थिंक से बाहर चीज प्रस्तुत करते हैं, तो वो सुन के मुझे लगता है ऑडियंसेस को भी सोचने के लिए नए थिंकिंग पॉइंट्स देता है, प्लस उसको एनालाइज करने में बहुत मजा आता है। थैंक यू सो मच शामिक फॉर योर टाइम एंड फॉर द एंटायर एनालिसिस ऑफ वेस्ट बंगाल इलेक्शन। थैंक यू। मैं पूर्णतः गलत भी हो सकता हूं, मैं इंसिस्ट नहीं करता हूं कि मैं सही हूं, पर ये मेरा विश्लेषण। That is the थैंक यू, beauty. धन्यवाद। That is the Thank beauty. Thank you. Thank you so much.